इस 25 साल के सफर में उत्तराखंड का युवा कहाँ था, कहाँ है और आप उसको कहाँ आगे जाता देख रहे हैं? जो खिलाड़ी उत्तराखंड छोड़ के कहीं बाहर जाके खेलते थे, वो वापस आके उत्तराखंड से खेलना शुरू किए। मैं सस्टेनेबिलिटी भी हमने काफी काम किया। जैसे हमारे मेडल्स जो थे वो हमने ई वेस्ट के बनाए थे। यूथ का जो मेंटल हेल्थ की आप जो बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर जो अफेक्ट हो रहा है वो मोबाइल व्यूइंग से ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड को फोकल पॉइंट बनाना है पूरे स्पोर्टिंग हब का। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आपका स्वागत है उत्तराखंड एट 25 में, एक विशेष प्रयास द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इस श्रृंखला के जरिए हम जान रहे हैं कि उत्तराखंड ने पिछले 25 सालों में किस तरह अपने लोगों की आशाओं और सपनों को प्रगति में बदला है। और हम बात कर रहे हैं उन जिम्मेदार व्यक्तियों से जिन्होंने नीतियों के माध्यम से राज्य के लिए नए दरवाजे खोले। ये एक मौका है उन कहानियों को सुनने का जो अक्सर हेडलाइंस के परे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड एट 25 द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डिजास्टर रिस्पांस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। IIT रुड़की से इंजीनियरिंग के बाद 1997 बैच के IPS ऑफिसर अमित कुमार सिन्हा ने उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है। चाहे वो माउस्ट कैंप का सफाया हो, केदारनाथ में डिजास्टर रिलीफ का नेतृत्व हो या ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों में पायनियरिंग काम हो। आज वो स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर भी हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के पावर लिफ्टर भी। स्वागत कीजिए श्री अमित कुमार सिन्हा, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एट 25 में। थैंक यू। इतना सारा लंबा चौड़ा परिचय आपका, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपको उत्तराखंड का सिंघम भी कहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद कुछ हमारी पावर लिफ्टिंग के चक्कर में हो गया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे पुलिस वाले सिंघम होते हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और चाहे सिपाही हो चाहे DG हो, सब लोग अपने अपने रोल में कुछ ना कुछ देता रहता है, इसलिए वो सब सिंघम है। बट बीइंग एन IPS ऑफिसर, पुलिसिंग, सारा जो एक्सपीरियंसेस अभी आपके में पढ़ रही थी, और अब यूथ वेलफेयर, स्पोर्ट्स, क्या ज्यादा मुश्किल है वैसे? देखिए, एक चीज तो मैं कहूंगा कि मुश्किल, अगर स्क्रैच से या कोई चीज में अगर सिस्टम बनाने की बात कहें तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में मुझे शुरुआत के समय मुश्किल लगी कि बिकॉज नेशनल गेम सर पे था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नेशनल गेम कराना है। तो वो एक होता है ना, जैसे आपको टारगेट मिला और हम लोग की प्रिपेयर्डनेस जो थी उस शुरुआत में उस लेवल पे हमें दिख नहीं रही थी कि हो पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट, जैसे कहते हैं, अगर आप चाह लेते तो हो जाती है। तो वो शुरुआत के दिन से ही था कि सपोर्ट पूरी है, तो हम लोग उसको करा ले गए। इट वाज अ चैलेंज, बट एंड यू लाइक टू टेक अप चैलेंजेस। या चलिए, अब यूथ वेलफेयर बहुत एक इम्पोर्टेंट आजकल बात करने का एक टॉपिक भी है, क्योंकि युवाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी हम लोग बात करते हैं, और सोशल मीडिया है अब, तो हर प्रॉब्लम बहुत जल्दी डिस्कस भी होती है। अगर मैं 25 साल के सफर की उत्तराखंड की बात करूं, इस 25 साल के सफर में उत्तराखंड का युवा कहाँ था, कहाँ है, और आप उसको कहाँ आगे जाता देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि बहुत आगे बढ़ा है, और खास करके पिछले, मैं अगर 4-5 सालों में ही कहूं, क्योंकि हमारे कई सारी ऐसी स्कीम आई यूथ के लिए। हमारे नेशनल गेम के जो मेडलिस्ट हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स की बात खास करके करता हूं बिकॉज यूथ हमारा स्पोर्ट्स से इक्विवेलेंट है, तो उनको जॉब लगना शुरू हो गया, उनको मेडल पे पैसे मिलने शुरू हो गए, हमारे लिए स्कॉलरशिप शुरू हो गई। और दूसरा हम कहें, हमारे जैसे महिला मंगल दल, पुरुष मंगल दल हमारे होते हैं, यूथ के हर गांव में होते हैं, हमारे लगभग 16,000 करीब है। तो इन लोगों को भी हम कहीं ना कहीं से अनुदान देके कुछ इनसे काम करवाना शुरू कर दिए, तो इनसे कहते हैं यूथ से एंगेजमेंट हमारा शुरू हो गया। तो ये काफी, मैं कहूंगा कि इस 25 साल में हम बहुत मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम सेटिस्फाइड हैं इससे, लेकिन एक काफी अच्छे लेवल पे हम ला चुके हैं। यंग टैलेंट मतलब स्टेट छोड़कर ना जाए, पलायन ना हो, यहीं उसको रोजगार भी मिले, यहीं वो बसे अपने स्टेट की प्रोग्रेस में का वो हिस्सा बने,
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए रहता है। हाँ देखिए, बात तो सही है। एक समय था जब हमारे पास अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो खेलने का मैदान नहीं होता था। आज हमारे पास 150 के करीब खेलने के मैदान, मिनी स्टेडियम्स हैं पूरे स्टेट में। हमारे पास करीब 20-25 से करीब तो हमारे पास मल्टीपर्पज हॉल्स हैं जगह जगह पे। तो ऐसे में देखें तो उनको कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ी है तो इंटीरियर ऑफ उत्तराखंड में भी उसको कोई ना कोई खेलने की जगह मिल रही है। और एम्प्लॉयमेंट भी, चूंकि अगर कोई खेल रहा है तो उसका तो वहां कोई ना कोई अस्थायी कोच है, कोई उसका सपोर्टिंग स्टाफ लगा है। तो मैं तो कहूँगा इंफ्रा बनना, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, और साथ में उसके साथ उसकी एक्टिविटीज होना, उससे अपने आप से माइग्रेशन शुरू होता है। तो मैं तो अपने आंखों से देखा मैंने कि जो खिलाड़ी उत्तराखंड छोड़ के कहीं बाहर जाके खेलते थे वो वापस आके उत्तराखंड से खेलना शुरू किए। तो इट्स एक्चुअली रिवर्स माइग्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कहाँ है इस समय? क्योंकि आप आइस रिंग का मेंशन करते, मैं चाहूंगी आप तो बताएं, बट वेयर इज उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? मैं तो कहूंगा कि दोनों तरह से। मैं इंफ्रा को जब भी कहता हूं ना तो मैं बोलता हूं सस्टेनेबल इंफ्रा कितना है और नंबर ऑफ इंफ्रा कितना है। तो सस्टेनेबल इंफ्रा में भी हम बहुत अच्छे हैं, और इंफ्रा वाइज तो देखा जाए तो इस बार पहली बार नेशनल गेम हमने 100% उत्तराखंड का अपना बिल्टअप इंफ्रा में कराया। अच्छा। न किसी शेड में कराया, नहीं कराया। बाकी जितने भी हमारे ओलंपिक गेम्स है सारे के सारे हमारे बिल्टअप इंफ्रा में हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप, हमारे पास शूटिंग रेंज है, 160 लेन का शूटिंग रेंज है, जो कि भारत में ऐसे 3 ही है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर है। अच्छा। हमारे पास आइस रिंक है, हमारे पास उसी कैंपस के अंदर, उसी 108 एकड़ के कैंपस में, 103 एकड़ के कैंपस में हमारे पास 15-16 खेल हैं जो कि ओलंपिक के गेम्स हैं। अच्छा। हमारे पास जिम्नास्टिक का पूरा हॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, जूडो, जितने हमारे कॉम्बैट गेम है सबके अलग अलग अरीनाज है वहाँ पे, स्क्वॉश कोर्ट्स है हमारे पास इंडोर। तो अगर देखा जाए तो इंफ्रा में हम काफी अच्छे हैं। और मैं सस्टेनेबल क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस बार जितना कुछ किया वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर किया। तो हम पावर का यूटिलाइजेशन उस बिल्डिंग में, सारे बिल्डिंग के छत पर उन्होंने सोलर लगाने की कोशिश की। लगभग 2 मेगावाट सोलर हम लोगों ने नेशनल गेम में लगा के यूज किया है। अच्छा। तो हमने सस्टेनेबिलिटी को काफी ढंग से इस्तेमाल किया। फिर हमने हर मेडल पे एक प्लांटेशन का, जैसा कि बताया, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं इंफ्रा की सस्टेनेबिलिटी को लेकर ही हम चलते हैं कि हम वी आर मेकिंग दैट इंफ्रा सस्टेनेबल, बिकॉज वो उसी के पेरीमीटर के आसपास ही हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जी हाँ, बिल्कुल इसका जिक्र भी किया था। थोड़ा कुछ और इसमें और क्या क्या था बताइए। हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि मैं सस्टेनेबिलिटी भी हमने काफी काम किया। जैसे हमारे मेडल्स जो थे वो हमने ई वेस्ट के बनाए थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मेडल्स बनना। टोक्यो ओलंपिक के बाद मेरी जानकारी में नहीं किसी गेम्स में मेडल्स बने थे। और कहाँ बने वो? और ये उत्तराखंड में ही। बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक कंपनी है एटेरो, जो कि इस पूरे के पूरे वेस्ट को रिसाइकिल करती है, और वहीं से गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर के हम कंटेंट लेके उन्हीं से हम सारे के सारे मेडल की कास्टिंग कराए और बनवाए। तो बहुत, मतलब कहूँगा लोकल भी हो गया एक तरह से। उत्तराखंड का ये भगवानपुर में उसकी फैक्ट्री है, और ई वेस्ट अपने आप में एक, ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ। आई नो हम लोग क्योंकि दिल्ली में सुना है टेरो के बारे में। सो ये मॉडल तो मतलब और स्टेट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है, जैसे मैं इसके प्रीवियस असाइनमेंट में आईटी डिपार्टमेंट में जब देखता था तो वहां पे भी हमने ई वेस्ट का एक पूरा स्टूडियो बनाया था, जिसमें कि हमने ई वेस्ट के सारे आइटम को दिखाया कि कैसे स्विचेस भी यहाँ पे खराब हो जाए तो रखो। हम लोगों ने जितने सचिवालय के इनफैक्ट कंप्यूटर थे तो 10 कंप्यूटर को की मतलब पूरी की पूरी स्कैनिंग करा के उसमें एक कंप्यूटर प्रॉपर बनाया, बाकी के पार्ट्स को हम लोगों ने आर्टिफैक्ट में यूज किया। तो इस तरह से समाज में एक फीलिंग जाती है कि आप किसी को वेस्ट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब तो खेलो इंडिया के बाद से पूरे देश में ही फोकस गेम्स पर काफी है, और मुझे लगता है कि वैसी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल गेम्स में थोड़ा दिखने लगी है हमारे प्लेयर्स की, या मोटिवेशन लेवल्स आए हैं। बहुत छोटी उम्र में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको ग्रूम करना है, ट्रेन करना है, और उसको बढ़ावा देना है कि भाई अगर वो गरीब घर का बच्चा है, उसके पास कोई किट नहीं है, या न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजों पर वर्क करना पड़ता है। इस सब पर आप क्या कर रहे हैं? जो आपने बात कही है अभी कि छोटी उम्र में टैलेंट स्काउटिंग, अगर मैं आपसे कहूँ हमारी इतनी बड़ी आबादी और अभी भी अगर प्रॉपर स्काउटिंग हो जाए तो हम मेडल टैली में कहीं और आगे निकल सकते हैं। तो पहली बात तो कि टैलेंट स्काउटिंग प्रॉपर नहीं है, दूसरी बात आगे कि उसकी न्यूट्रिशन, बिकॉज एक बार स्काउटिंग कर लिए तो उसको उसके अकॉर्डिंग, उसकी गेम के अकॉर्डिंग उसकी फीडिंग होनी बहुत जरूरी है, जो कि जनरली हम लोग कहीं पे चूक जाते हैं उसमें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने उदीयमान स्कॉलरशिप शुरू किया। 8 साल का बच्चा, you can see the spark in his eyes or her eyes
जब उसको 8 साल के बच्चे को 1500 रुपए महीने का स्कॉलरशिप मिलता है जस्ट बिकॉज उसने एक बैटरी टेस्ट पास किया है स्पोर्ट्स का। तो ये अपने आप में ना एक मोटिवेशन लेवल है जिससे कि हम उन बच्चों को स्काउट कर सकते हैं। मेरे लिए वो हमने पिछले 3 साल से शुरू किया इसको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था और इसमें हमारा पर्पस यही था कि इनको अभी हम मोटिवेट करेंगे और जैसे ये मेच्योर होकर उस लेवल पे आएंगे उसको हम स्काउट करके पिक करेंगे और तब उसको ग्रूम करेंगे। तो हमारे लिए हमारे पास उत्तराखंड में 2 स्पोर्ट्स कॉलेज है। एक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है और एक पिथौरागढ़ में है हमारा। दोनों स्पोर्ट्स कॉलेज मिला के लगभग हमारे पास 400 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि जिनका मूल कार्य खेलना है, खेल की विधाओं को सीखना है और साथ में पढ़ाई भी करना है। तो ये तो मतलब मैंने जब खुद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आके किसी को देखा तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये अच्छा है, पहले खेलो फिर पढ़ो। ये तो हिंदुस्तान में तो उल्टा ही चलता है। तो मतलब मैं तो जिस राज्य से आता हूँ हमारे यहाँ तो बिल्कुल खेल को लेके विरोध होता था। तो मैं यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ में हमारे हॉस्टल्स भी है, हमारे 13 हॉस्टल है। तो 13 स्पोर्ट्स हॉस्टल, उसमें भी बच्चे हमारे काफी बढ़िया जैसे कहते हैं कि उससे स्पोर्ट्स के एक एक इवेंट पे काम करते हैं। तो टैलेंट स्काउटिंग उत्तराखंड में चैलेंज नहीं है। मुझे जो लगता है चैलेंज है उस टैलेंट स्काउटिंग को चैनलाइज करके सही फेडरेशन के माध्यम से ओलंपिक्स तक पहुंचाना। बिकॉज ओलंपिक्स में जनरली रोल ऑफ फेडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड उसको होता है कि एक बार वो उस टीम में आ गया तो प्रॉपर उसको ग्रूम करके और उसको मेच्योर कराया ताकि इंटरनेशनल लेवल की मेडल को ले सके। तो उसमें अभी क्या चल रहा है, ग्रूमिंग या कोचेस लाना? मैं इसमें भी आपसे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि इस नेशनल गेम में इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। अच्छा। पहली बार हम लोगों ने ना फेडरेशन को अपने साथ खड़ा कर दिया। फेडरेशन से हमने कहा कोई लड़ाई नहीं है। हम फेडरेशन को बोला हम लोगों ने कि आप हमारे साथ मिलकर ही ट्रायल करिए। आप ट्रायल खुद से करिएगा, वील बी द जस्ट ऑब्जर्वर्स, वील सी, यू कैन यूज आवर नेम इन सेइंग दैट यू कांट जस्ट डू एनी हैंकी बैंकी। तो उससे क्या हुआ कि एक ट्रांसपेरेंसी भी रही सिलेक्शन ऑफ प्लेयर में और अच्छे प्लेयर सेलेक्ट होके आए। उनको फिर हम लोगों ने अगर आप इसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया। हम लोगों ने इसमें कुछ ऐसे भी सप्लीमेंट्स दिए जो कि नाडा या वाडा में के परव्यू से बाहर है। मतलब जो स्ट्रेंथ गेनिंग सब्सटेंस को हमने ट्रायल भी कराया कुछ बच्चों पे, उससे फायदे भी हुए। तो इसका टोटल रिजल्ट जो अगर मैं कहूंगा तो टोटल रिजल्ट ये निकला कि फाइनली हमारे बच्चे आप देख सकते हैं 7th रैंक पे हम लाए। हमने 103 मेडल जीता जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक समय हम लोग सिर्फ 25वें रैंक पे आए थे और 24 मेडल था हमारा। तो वो उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिए जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने फेडरेशन को लूप में रख के उनसे करवाया कि उससे क्या हुआ कि उन्हें भी फायदा लगा कि भाई फेडरेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओलंपिक चार्टर में ही है कि आपको फेडरेशन के थ्रू ही आपको आना है और फेडरेशन को फिर हम लोगों ने गुड बुक में रखे। उनसे फिर हम लोगों ने अच्छे बच्चों की स्काउटिंग कराई, वहां पे हैंकी पैंकी नहीं होने दिया। तो उत्तराखंड के बच्चे वैसे आपको क्या लगता है किस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में? मैं आपको बताऊं उत्तराखंड भारत का लीडर है बिकॉज यहाँ पे पूरे विश्व के जो टफेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, स्टीपेस्ट माउंटेन, मतलब अगर देखो तो आप नेपाल रेंजेस के बाद गढ़वाल रेंजेस सबसे स्टीपेस्ट है, उसके बाद कुमाऊं रेंज है, जहां की इतने स्टीप रेंजेस पे जो बच्चा सुबह शाम घर से दौड़ के निकल के भाग रहा है, उसका एंड्योरेंस का लेवल, उसकी लंग कैपेसिटी, उसके थाइज का स्ट्रक्चर, ये सब जो है वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही एप्ट है। तो मैंने जो अपने आप से स्टडी करके देखा कि हमारे यहाँ कॉम्बैट गेम्स, मिडिल डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इसमें बहुत अच्छा बच्चे कर सकते हैं। इवन टीम गेम्स जैसे हमारा फुटबॉल है, इस बार फुटबॉल में हम ब्रॉन्ज लाए जस्ट बिकॉज कि हम सही बच्चे सिलेक्ट करके ले गए और उस लेवल पे ले गए कि वहां पे उनको एक मौका दिखाया अपना काम दिखाने का। कोचिंग वगैरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज वगैरह इस समय? कोचिंग के बारे में भी, कोचिंग पे हम लोगों ने 3 बड़े अच्छे काम किए। हम लोगों ने इस बार कोचिंग में ऐसा किया कि कोचेस जो थे उनको स्पोर्ट्स साइंस की ट्रेनिंग दिलवाई। अच्छा। 3 कोच कॉन्क्लेव कराया हम लोग नेशनल गेम के पहले। तीनों में हमने स्पोर्ट्स साइंस पे उनको कॉन्क्लेव कराया। उनको स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बाहर से बुलाए और कोचेस को बताया बिकॉज हमारे लिए कोचेस मिसिंग लिंक है। मैं तो कहूंगा किसी भी गेम में, अगर वो टीम गेम है तो वहां मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है और रूटीन गेम में कोच तो कोच का समझना कि कैसे हम सही बच्चे को सही टाइम पे सही डाइट दें और सही रूटीन दें वर्क का, तो उसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस का सहारा लिया और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को बुलाए। उनको मतलब एक हमारा बल्कि फ्यूचर में प्लान भी है कि हम उत्तराखंड में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर सेटअप करेंगे बिकॉज इससे हमको एक्चुअली फायदा हुआ और कोचेस को 2 तरह से फायदा हुआ। एक तो वो मोटिवेट हुए क्योंकि उनको बुलाया गया, उनको एक सम्मान मिला, और दूसरा कि उनको एक कोचेस में एक इनहिबिशन होता है
तो कहते हैं ना कि किसी भी अगर मेच्योर आदमी में आप कहो कि ये हैबिट छोड़ के दूसरी हैबिट करो तो अनलर्न अ हैबिट इज अ वेरी टफ थिंग। तो कोचेज में ये अप्रोच होती है, वो अपनी जिस चीज पे खुद खेला है या खुद किया है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो स्पोर्ट्स साइंस के लेक्चर से उन लोगों को ये समझ में आया कि उनको चेंज करने की आवश्यकता है, एटलीस्ट नॉट फॉर देम बट एटलीस्ट फॉर द एथलीट्स। स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ा हम यूथ वेलफेयर पर भी बात करते चलें तो आज के समय की क्या मांग है भाई? स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो कि बच्चे स्किल्ड हों, क्योंकि इतना आजकल स्टार्टअप्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयबिलिटी हो, अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर ना जाए, एज वी स्पोक अबाउट पलायन। तो इस सब पर इस समय यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रहा है? मैं कहूँगा यूथ वेलफेयर, जैसे हमने अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमने अभी मंगल दल के लोगों को, जो हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी अच्छी चीज है, हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गांव में होते हैं। क्या है ये थोड़ा बता दीजिए। ये गांव में स्वयंसेवी संस्थान हैं और ये अपने लोगों को समय समय पर रोजगार परक चीजों में इनको हम लगाते हैं और ये सपोर्ट भी करते हैं लोगों को और अर्निंग भी करते हैं अपनी। इनको हम लोगों ने समय समय पर इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, इनको हम लोग आर्थिक सहायता भी देते हैं। अच्छा। तो जो ट्रेनिंग दिया उसमें हमने ड्रोन की ट्रेनिंग दी, इनको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी, इनको तरह तरह की समय समय ट्रेनिंग दी जाती है, इनको सिलाई की, बुनाई की, मतलब बेसिक लेवल की, मतलब वो अपने सामान को कैसे बना सके और बना के स्वावलंबी हो सके। ठीक। तो वैसी ट्रेनिंग्स जो मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है वो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स का है, एक नए आइडिया को लेके आने का है। इन लोगों में भी हम लोगों का प्रयास यह है कि कोई ऐसे काम को करें जो रूटीन में कोई नहीं कर रहा हो, नहीं तो फिर इनकी एम्प्लॉयबिलिटी घट जाती है वो चीज। क्योंकि अब आप देख रहे हैं इंटरनेट का जमाना है, अगर मुझे कोई सामान अगर चाहिए और वो सामान मुझे कहीं दूर दराज से भी कोई लाके से देता तो मैं बगल वाले से नहीं लूंगा। सही बात है। तो इसीलिए शॉपकीपर्स को भी अब थोड़े अपने आप को इनोवेट करना पड़ रहा है। तो इनोवेशन पे हम लोग जोर दे रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट ढंग से करा रहे हैं। जैसे हमने अभी ड्रोन की ट्रेनिंग कराई, अच्छे खासे स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने कैसे ड्रोन को खोलेंगे, जोड़ेंगे, बिकॉज अब ड्रोन मार्केट में ड्रोन फोटोग्राफर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकी ड्रोन की सर्विसिंग की बहुत बड़ी एक सेक्टर की डिमांड आ गई है। ड्रोन फ्लाइंग की तो चल रही थी, ड्रोन सर्विसिंग की हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई। अच्छा। ये कहाँ पर अलग अलग सेंटर्स? नहीं, इस बार तो देहरादून में कराई, जिसमें कि 60 बच्चों को कराया था और इनको सम्मानित भी किया। इनमें बल्कि जो कुछ लोगों ने ड्रोन बांटा भी। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरह से और भी हम लोग का प्रयास है कि स्टार्टअप वाले फील्ड में इन बच्चों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यूथ एक्चुअली वेट कर रहा है। मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट कंप्लीटली किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता है, बट गवर्नमेंट उसको किक ऑफ दे सकता है। तो हम लोग इसी माध्यम से किक ऑफ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब अगेन, चाहे पूरा ओवरऑल यूथ वेलफेयर की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, इंक्लूसिविटी की बात होना बहुत जरूरी है। वो चाहे जेंडर हो, चाहे आप डिसेबल्ड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, तो इस पर आपका कितना फोकस रहता है या आप क्या कर रहे हैं इसके लिए कि भाई विमेन स्पोर्ट्समैन भी स्पोर्ट्स पर्सन आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि उत्तराखंड, इफ यू आर अवेयर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, विमेन का रोल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मैं तो कहूंगा कि प्राइमरी रोल कई बार हो जाता है। और स्पोर्ट्स में भी जो मैं जिस क्षेत्र से आया हूं और जहां पे अभी ये मेरी कार्यस्थली हो चुकी है, मैं इस चीज को फेस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं कि पहाड़ों पे विमेन की स्थिति बहुत अच्छी है। और खेलों में खास करके आप देखिए, हमारे पास जो मेडलिस्ट भी हैं उसमें अच्छे खासे संख्या में विमेन है। और विमेन मतलब जिस तरह से फ्रीली पार्टिसिपेट कर ले रही हैं, परिवार में उनको मोटिवेट किया जाता है। और खासकर गवर्नमेंट में, चूंकि अब तो जॉब की बात आ रही है, तो जॉब इक्वली दोनों को मिल रही है, जो मेडलिस्ट हो रहे हैं उनको मिल रही है। तो हमारे ख्याल से यहाँ इंक्लूसिविटी के नाम पे मतलब मैं तो कहूँ गवर्नमेंट का प्रमोशन तो है ही, साथ में यहाँ का सोशियो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी इसको सपोर्ट करता है। पैरा स्पोर्ट्स की जो आपने बात करी, हम तो अब देखो हमारे तो मनोज सरकार के नाम पे एक स्टेडियम भी हमारा बना हुआ है। मनोज सरकार हमारा पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर है अभी। और इस तरह से हमने काफी रिकॉग्नाइज किया है पैरा स्पोर्ट्स को। ये जरूर है, उनको हमने इनाम की धनराशि तो दी है। जॉब में कई बार दिक्कतें आती है, बिकॉज कोई सा जॉब उसके लिए होता है, नहीं होता है, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। बट इंक्लूसिविटी हम लोग उसमें भी रखें। कोई नई स्पोर्ट्स एकेडमीज वगैरह, परफॉर्मेंस सेंटर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स? मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में जो नेशनल गेम हुए, इसके चक्कर में इसके अच्छी चीज ये हुई कि हमने एक वेलोड्रोम बना लिया साइकिलिंग, हमने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना लिया, ओलंपिक साइज डाइविंग बोर्ड। ये सब कहाँ पर है? हल्द्वानी में है हमारा।
फिर ये देहरादून में भी हमारा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बन रहा है, साथ में आइस रिंक है हमारे पास शूटिंग रेंज है, हमारे पास 2 क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में ही है, फिर हमारे पास बॉक्सिंग के और तमाम चीजें, बहुत बड़े इंफ्रा क्रिएट हो चुके हैं। तो इन सबको मिलाकर अभी हम लोगों ने जो प्रपोजल हमारा है रेडी कि हम 23 अकेडमीज बनाएंगे अलग अलग गेम्स की, जो कि लगभग 7 शहरों में हम लोग इन अकेडमी को, जैसे पिथौरागढ़ में हम लोग को बॉक्सिंग अकेडमी बनाने का है, बिकॉज पिथौरागढ़ के लड़के बाय डिफॉल्ट बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, अभी उधर नेशनल गेम जो पिथौरागढ़ में हुआ था तो उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी थी और साथ में परफॉर्मेंस भी हमारी बहुत अच्छी थी उसमें। और स्विमिंग के लिए हम लोग हल्द्वानी को चुन रहे हैं, फेंसिंग में हमारा बड़ा अच्छा हल्द्वानी का सेटअप तैयार हो सकता है। तो इस तरह से हमारी एकेडमीज जो है वो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग, जिसे कहते हैं रेडी, और बस कब तक ओवरऑल मतलब नेक्स्ट इस साल ही हमें पूरी उम्मीद अच्छा, है, बिकॉज ये हमारे लेगेसी प्लान का हिस्सा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके काफी हमें हमारी खेल मंत्री जी भी काफी इसको लेकर चिंतित रहती हैं, तो जल्दी ही हमारा हो जाएगा। कुछ कोलैबोरेशंस या प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट, ये आप लोगों की उसमें प्लान में कहाँ चल रहा है, कोई कोलैबोरेशंस वगैरह? देखिए, कोलैबोरेशन अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का बहुत शुरुआती दौर पे प्रयास था, हम लोग करेंगे। जैसे हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर एक है हमारा रांसी स्टेडियम, अच्छा। पौड़ी में है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है, 2000 से 2200-2300 मीटर की हाइट पे है, और कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उस जगह को हम लोग चाह रहे थे किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला के उसको अच्छा डेवलप कर ले, तो उस पर हमारी एक बात चल रही है। साथ में अगर आप भारत सरकार की बात करें तो हमारे आइस रिंक में हमने सपोर्ट के लिए उनसे बोला है, वहां भी शायद हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा उनसे। साथ में हमारे मुंशियारी में भी हमारे पास एक आइस स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, जिसको कि हमने रिक्वेस्ट किया भारत सरकार से। तो इस तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जो आइस रिंक है वो भारत में पहली या एकमात्र है? ये एकमात्र आइस रिंक है अभी तक, तो ये एकमात्र आइस हॉकी जिसमें हो सकता हो ऐसी आइस रिंक है। बाकी छोटे छोटे आइस रिंक्स आपने देखा होगा, जैसे हमारे एमएस मॉल में भी दिल्ली में है, और गुड़गांव में, और मुंबई में भी एक खुल रहा है, और ऐसे 1-2 जगह और बने हैं, बट वो आइस हॉकी खेलने योग्य नहीं है। आइस हॉकी खेलने के लिए प्रॉपर आइस रिंक जो है वो देहरादून में ही है। ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की या एशियन गेम्स, इन सब के लिए अपने उत्तराखंड के बच्चों को तैयार करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब तक हम नेशनल गेम के, अगर पहले जो हमारा जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें उत्तराखंड का पार्टिसिपेशन 4 बच्चे हमारे गए थे, तो हम काफी 100 में 4 की स्थिति, हमारा 4% का काफी बड़ा योगदान, जबकि हम 1% का योगदान हमारा आबादी पे है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से हमारी अकेडमीज जो हम बनाने वाले हैं, और जिस तरह से हम उदीयमान योजना में आगे बढ़ चुके हैं, स्कॉलरशिप योजना में, तो हमें लगता है कि हम ओलंपिक मिशन 2036 जो हम लोग बना के चल रहे हैं, हम लोग 40 बच्चे जरूर निकालेंगे। 2036 ओलंपिक्स में हम लोग प्लान, एक मिशन ओलंपिक हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो हम उत्तराखंड से 40 लोग जरूर निकालेंगे। क्या बात है, ऐसा हम लोग कोई ऐसी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की अगर शेयर करना चाहें which can motivate a lot of other youngsters to take up sports? देखिए, मैं अचानक से तो मैं ये याद करूंगा कि एक सोनिया एक धावक थी जो दौड़ रही थी हमारे इसमें नेशनल गेम्स के समय, और वो ब्रॉन्ज मेडल लाई, ऑल्दो उसमें गोल्ड भी हमारे उत्तराखंड को ही गया, लेकिन ब्रॉन्ज जिस तरह से वो लाई, 4th पोजीशन पे थी, और उसके जूते भी फटे हुए थे, और वो उसमें जो दौड़ी, और दौड़ने के क्योंकि मैं जब देखा वो जीतने के बाद, वो लिटरली आधे घंटे रोई होगी। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों रो रही हो? तो बोली कि मेरे पिताजी नहीं है, और मेरी माँ एक दिहाड़ी लेबर है, और मैं जब 4th पे थी, क्योंकि उसका जो 4th और 3rd का जो स्थान था, वो सडनली, मतलब वो अनबिलीवेबली उसने, जैसे कहते हैं, गैप को फिल किया। हाँ। तो हमने पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो बोली कि जब मैं 4th हुई तो मेरे दिमाग में आया कि मैं 3rd जाऊंगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी और मेरा घर चलने लगेगा। तो इट वाज एक्चुअली अ टचिंग स्टोरी। हम लोग सभी को बड़ा मतलब वो लगा कि देखिए हम लोग इस नौकरी वाली बात पे कितने, क्योंकि कई लोग, हम लोग जिसको सोचते हैं, अगर स्पोर्ट्स ये मोटिवेशन दे रहा है कि वो नौकरी, हाँ, इनफैक्ट एक चीज मैं कहूंगा कि उसके बाद वो चूंकि पैर का साइज का बहुत ही छोटा होने के कारण उसके नाप के उसके स्पाइक्स मिल नहीं पाते थे, तो जिसके कारण उसको दिक्कत हुई कि उसके जूते उस समय उसके रनिंग से ही उसके जल गए। तो ये मैं कहूंगा कि उसके बावजूद भी उस लड़की ने जो दिखाया, और ये दिखाई कितनी कठिन परिस्थितियों में, मतलब अगर कहूंगा
तो उसको हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यद्यपि वो थी, लेकिन शुरुआती दौर पे जब वो आई थी तो उसके पास कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं के बावजूद भी जब बच्चे इस तरह से कर लेते तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात। आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहा और आपने उस शूज की बात की, तो इक्विपमेंट्स, जो हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसके साथ इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी हैं, जो भी वो खेल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन दैट कि सब अच्छे हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स, किट्स? किट्स तो हम लोग देते हैं। आपकी बात इस मामले में मैं सही कहूंगा कि हमें इसमें काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप हमारे पास है और जिसपे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स साइंस में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमें कहीं ना कहीं और अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। सही इक्विपमेंट, सही बॉडी सेंसर्स हमें ट्रेनिंग के लिए यूज करने की आवश्यकता है। किस समय हमारा बीपीएम कितना फास्ट हो रहा है, कितना लो हो रहा है, हमारी बॉडी के कौन से सेंसर, कौन से मूवमेंट। और जैसे कि अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स साइंस जब करा, मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स साइंस हमने अभी जब कोचेस को कराया तो हमने सैंपल बच्चों को उठाया, उसमें बॉडी पे सेंसर लगा के जब टेस्ट किया तो पता लगा कि जो अपने आप को शॉर्ट डिस्टेंस का या मिडिल डिस्टेंस का रनर समझता था, वो लॉन्ग डिस्टेंस का रनर बेटर हो सकता है। तो ये सब चीज स्पोर्ट्स साइंस बता पाता है। जैसे मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो पावर लिफ्टिंग कर सकता हूँ, या होता मुझे ऐसा लगता है, जैसे शुरुआती दौर में मैं वेट लिफ्टर था, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि नहीं भाई उसमें तो जर्क है और जर्क में मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं पावर लिफ्टिंग पे आया। तो ये जो चेंज होता है, हो सकता है मैं अगर स्पोर्ट्स साइंस का सहारा लेता सही से तो मैं वेट लिफ्टिंग भी कंटिन्यू कर लेता। फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी आप? जी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग को कहीं ना कहीं इक्विपमेंट वाइज उन फिजियोथेरेपिस्ट को उस लेवल का करना पड़ेगा कि वो हर खिलाड़ी के पास जाके सही टाइम पे सही फिजियोथेरेपी दे पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी हमारे लिए स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिकवरी टाइम से नहीं ले रहा, जैसे कहते हैं ना, अगर आप आधा घंटा खेल रहे हो तो आपको आधा घंटा की रिकवरी भी चाहिए साथ में, बल्कि ज्यादा ही चाहिए। सो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन योरसेल्फ, एकदम हैंड्स ऑन रहते हैं आप अपने डिपार्टमेंट के सब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब पर, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी बातें सुन करके। मतलब एक्चुअली आप बात सही कह रहे हो, मतलब आई लिव स्पोर्ट्स नाउअडेज। अच्छा, अब वापस थोड़ा सा यूथ उस पे आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मतलब जितना डिस्कस होना चाहिए मुझे लगता है अभी भी कम होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज। आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, लोग डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं, लेकिन यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, और वो किसी भी चीज से हो सकते हैं, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से, किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, नौकरी नहीं लग रही, इज द डिपार्टमेंट टेकिंग एनी स्टेप्स टुवर्ड्स दैट? मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज नॉट इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मैं पुलिस में था, और पुलिस में, बल्कि अभी भी पुलिस का मैं देख रहा हूं, उतना एक्टिवली नहीं देख रहा हूं जितना पहले देख रहा था। तो पुलिस में मैं देखता था कि जो बच्चे थोड़ा सा, जो हमारे पुलिस वाले ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए, या जिसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हो गई उसके बाद उनको डिप्रेशन में आ गए, मैं ये देखता था कि उनको अगर आप स्पोर्ट्स में ले आते हो और थोड़ा सा लाइफ में कंपटीशन दे देते हो, तो उसमें एक वो पेपीनेस जो आता है ना, वो आपके उस मतलब एक तरह से वो इनडायरेक्टली थेरेपेटिकल होता है। तो मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तभी स्पोर्ट्स को नो टू ड्रग्स करके एक इवेंट चलाए, और मैंने खुद इसको अपने आप में इंप्लीमेंट भी किया कि यू एक्चुअली फील लाइक यू शुड नॉट टेक ड्रग्स। आपको अपने हेल्थ की ध्यान में बारे में लगता है, आप लगता है आज आपने दौड़े, जैसे दो पुराने शराबियों को मैंने जब दौड़ाया मास्टर्स, हमने पुलिस में एक मास्टर्स टूर्नामेंट भी कराया, जिसमें जो पीते हुए थे वो भी दौड़े एक समय में। तो उनका ओपिनियन नहीं था कि सर अब तो इच्छा नहीं होती पीने। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि मेंटल हेल्थ, मैं कहूँगा पहला तो उसमें रोल है कि स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जहां तक मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ये स्थिति उतनी नहीं जितनी बाकी जगह, बिकॉज यहाँ पे पीयर प्रेशर उस लेवल का नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। कई स्टेट्स में होता है, कई राज्यों में, कई फैमिलीज में इस तरह की बातें होती है कि भाई अगर आप पर्टिकुलर जॉब में नहीं जाओगे तो फिर घर पे नहीं रहो, या ये ऐसी चीजें यहाँ पे बहुत कम है। तो यूथ का जो मेंटल हेल्थ की आप जो बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर जो अफेक्ट हो रहा है वो मोबाइल व्यूइंग से ज्यादा हो रहा है। वो भी मोबाइल व्यूइंग में उनको एक फिक्टिशियस सा एक लाइफ वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद वो फिर अपनी लाइफ को नहीं जीते। तो मैं तो बल्कि लोगों से कहता हूं कि ये मोबाइल कल्चर टू प्लेग्राउंड कल्चर पे आओ, एम कल्चर टू पी कल्चर आओ, और नहीं आ सकते हो तो कम से कम अपने प्लेग्राउंड कल्चर में ही मोबाइल को इन्वॉल्व कर लो। कुछ खेलो, उसी का रील बना लो, खेलने का रील बना लो, कुछ कर लो। बट कुछ काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह का प्लान नहीं है एज ऑफ नाउ? एक्चुअली काउंसलिंग सेंटर जो आप बात कर रहे हो, हम लोग स्पोर्ट्स को लेके तो करते हैं। स्पोर्ट्स को लेके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात जो होती है, तो देयर आर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो हम लोग कोशिश करते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने अभी एक्टिवली एंगेज नहीं किया क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी, लेकिन हम व्हेन वी इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, देन वी केम टू नो दैट यस दे कैन बी एंगेज्ड। और जो हमारे खिलाड़ी
खेल छोड़ते हैं, बिकॉज ऐसा कई होते हैं जो खेल छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फेलियर, उनको पता नहीं होता कि सही डायरेक्शन क्या है। तो वो सब चीजों के लिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। आपकी अपनी जर्नी की अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के साथ, एज द स्टेट सेलिब्रेट्स 25 इयर्स, आप अपनी जर्नी कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूंगा स्टेट ने बहुत कुछ दिया। शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पे तो एसपी टिहरी बना था और उस समय हमारा टिहरी डैम एजिटेशन चल रहा था, तो बहुगुणा जी का आंदोलन चल रहा था। हमने उनको अरेस्ट भी किया, 11 दिन जेल भी रखा, उसके बाद टिहरी डैम बनाया। तो वो एक मेरी लाइफ का मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा क्षण था, क्योंकि शुरुआती दौर की नौकरी में इतने बड़े सेलिब्रिटी को आपको बंद करके डैम को बनाना पड़ रहा है, बिकॉज T3 T4 टनल बंद करना था। तो वो हमने किया शुरुआती दौर में। फिर माओइस्ट कैंप, उत्तराखंड का फर्स्ट माओइस्ट कैंप हमने बर्स्ट किया जब मैं उधम सिंह नगर का SSP था। फिर यहाँ पे नेशनल गेम्स आप देख रहे हैं, इसके पहले मैंने डिजास्टर पे काम किया काफी। डिजास्टर तो उत्तराखंड में हम लोग लगभग हर बरसातों में, मैं तो कहता था कि हम लोग कहीं ना कहीं ये सेवा का मौका ऊपर वाले ने दिया तो करना चाहिए, कि कोई अगर किसी की डेथ हो गई या कोई अगर घायल है तो उसको उठाकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये काफी काम हम लोगों ने किया। उत्तराखंड की जर्नी मैं तो कहूंगा कि बहुत ही लर्निंग वाली रही, और ये राज्य अपने आप से जो स्तर पे ग्रो करना चाहिए था, मुझे तो लगता है उससे कहीं अच्छे से ग्रो किया है। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा। अपने नेशनल गेम्स से अगर हम की लर्निंग्स की बात करें या अचीवमेंट्स की, दोनों तरह से, आपको क्या लगता है, आपकी लर्निंग्स क्या रही और अचीवमेंट्स क्या रहे? अचीवमेंट्स तो मैं ये कहूंगा कि हमने सस्टेनेबिलिटी को फोकस लेकर चले थे, और हम लोग ये चले थे कि 100% बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर में कराएंगे। मैं ये कमी जरूर कहूंगा कि पहले जनरली नेशनल गेम आपने देखा होगा कि शहरों में स्कैटर्ड होते हैं, बट इतने नहीं होते। हमने तो 9 शहरों में करा दिया। तो ये इससे कम से कम थोड़ा सा ये लगता है कि इतने ज्यादा बड़ा क्षेत्र में कराने से मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मैं देहरादून में ही सिमट के रह गया और बाकी जगह वर्चुअली ही चीजों को देख पाया या कर पाया। बट हमारी बहुत अच्छी टीम थी जो कि इसको कर ली। साथ में मैं कहूंगा कि हमारा जो मेरी की लर्निंग, तो मैं यही कहूंगा कि हमारे प्राइवेट जो पार्टनर्स होने चाहिए वो एक्चुअली एक्टिव होने चाहिए। स्पॉन्सर्स हमारे सिस्टम में होने चाहिए जो कि स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर पाए और स्पोर्ट्स को भी अपना एक की एरिया बना पाए। तो ये हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से मतलब ये स्पोर्ट्स को लेके इस कंट्री में मेरी बहुत लिमिटेड कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। इस बार खास करके नेशनल गेम में ये देखा मैंने, तो इस पे के ख्याल से वृद्धि की आवश्यकता है। जी, तो वे फॉरवर्ड आप कहाँ इससे आगे जाने वाले हैं? विजन अगर मैं विजन की बात आप कहो तो मैं तो कहूंगा कि हमें उत्तराखंड को फोकल पॉइंट बनाना है पूरे स्पोर्टिंग हब का। तभी मैं बार बार कहता हूं कि 40 प्लेयर तो उत्तराखंड का भेजेंगे हम। और साथ में चूंकि इंफ्रा हमारा इतना अच्छा डेवलप हो चुका है कि मैं नेशनल लेवल की टीम को यहाँ क्लोज करना और यहाँ नेशनल चैंपियनशिप कराना, इंटरनेशनल चैंपियनशिप कराना। जैसे अभी हमने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कराई इसी होटल पे, इसी वेन्यू पे कराई थी और बड़ा अच्छा हमने कराया उसको। और उसमें करीब 13 कंट्री से लोग आए और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो उत्तराखंड को एक इंटरनेशनल मैप पे लाना, ये हम वे फॉरवर्ड मानते हैं इसको। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या इमीडिएटली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन नियर टाइम? हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी नेशनल गेम में किया, उसके बाद हम आइस रिंक पे आए। आइस रिंक चूंकि हमारा उत्तराखंड का और इंडिया का ही और साउथ एशिया का पहला आइस रिंक है ये, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि इतने अच्छे से उसको यूज कर पाए ताकि पूरे, अभी आप देखोगे तेलंगाना की, कर्नाटक की टीम्स यहाँ क्लोज है, बिकॉज उनके जगह उनके आइस रिंक है नहीं। और इवन अभी लद्दाख में भी आइस रिंक नहीं बन सकता बिकॉज अभी ये गर्मियों का समय है। तो टीम्स यहाँ क्लोज रहती है। तो आप एक्चुअली अगर वे फॉरवर्ड बोलो तो मैं तो चाहता हूँ कि हर ओलंपिक गेम में, हर ओलंपिक स्पोर्ट पे हमारा इंफ्रा रेडी होना चाहिए कि हम उसको उस पर प्लेयर्स डेवलप कर पाए। स्पोर्ट्स आज की डेट में सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित न हो जाए, क्रिकेट के बियॉन्ड भी जाए, ये हमारा सोचना। क्या बात है। अपने राज्य के सभी युवाओं को, एज द स्टेट सेलिब्रेट्स दिस माइलस्टोन इन इट्स जर्नी, सब युवाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं युवाओं को ये बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप को ड्रग्स से दूर रखें, मोबाइल को अपनी लाइफ का हिस्सा इस तरह से बनाएं कि मोबाइल को आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सके, न कि उसको अपने एफिशिएंसी को घटाने में यूज करने दें। तो एंटी ड्रग्स और मोबाइल विथ प्लेग्राउंड कल्चर को मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनाएं, आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी।
और लॉन्ग टर्म प्लान जो हम लोगों ने शुरू में ही कहा, स्काउटिंग का, स्पोर्ट्स पर्सन का, एक होता है कि भाई आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन दिखा और आपने उसको यूज किया, एक होता है लॉन्ग टर्म है कि उस पर अभी और क्या योजना है? लॉन्ग टर्म पे तो देखिए हमारी जो, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स साइंस को यूज करते हुए कोचेस को उस लेवल का बनाना कि हमारी स्काउटिंग प्रॉपर हो पाए, ट्रेनिंग प्रॉपर हो पाए, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो पाए, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और ड्रग्स से बच्चों को दूर बिल्कुल, रखना। ड्रग्स से तो दूर रहना हमारा बेसिक सबके लिए कहता हूँ। क्या थैंक यू अमित सिन्हा जी हमसे Thank you. बात करने Thank के you. लिए, एंड बहुत सारी बधाई और आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।